सोचिए जरा, आप सुबह उठे और फोन खोला, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब गायब, और बचा कौन? बस टिकटॉक। अब बताइए गुस्सा आएगा या नहीं? लेकिन नेपाल में तो ये गुस्सा ऐसा फटा कि संसद जल गई, प्रधानमंत्री भाग गए और पूरा देश 48 घंटों में हिल गया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का ड्रामा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, गेम चल रहा था? आज इसी बात को हम जानेंगे और यकीन मानिए, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक छोटा सा ट्रिगर और पूरा देश हिल जाता है। नेपाल में पिछले 48 घंटों में जो हुआ वो ऐसा लगता है जैसे किसी नेटफ्लिक्स की पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज की स्टोरी लाइन हो। एक तरफ बच्चे, छात्र, जेंजी सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार हड़बड़ा जाती है, संसद जल उठती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भागना पड़ता है और पूरी दुनिया दंग रह जाती है। सवाल उठता है, क्या यह महज एक सोशल मीडिया बैन का मामला था या इसके पीछे कोई और कई गहरी और साजिशी कहानी है? क्योंकि मान लीजिए अगर ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टा बंद होने का गुस्सा होता तो क्या 48 घंटों में संसद जल जाती? क्या प्रधानमंत्री को भागना पड़ता? क्या नेताओं की पिटाई होती? और क्या पूरा देश लीडरलेस आंदोलन में इस तरह झोंक देता खुद को? नहीं ना। यही वजह है कि ये सवाल बेहद बड़ा है और यही वजह है कि आज हम इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। अब पहले टाइमलाइन समझते हैं। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार अचानक फैसला लेती है और सारे यूएस बेस्ड एप्स बैन कर देती है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन सबके सब गायब। लेकिन एक ऐप बचता है और वो है टिकटॉक। और टिकटॉक किसका है? चीन का। यानी नेपाल ने अमेरिका को आंख दिखा दी। ओली सरकार ने इशारा कर दिया कि हमें चीन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका, सॉरी बॉस। अब नेपाल की गलियों में सोचिए कैसा माहौल रहा होगा। बच्चे, युवा जिनका पूरा दिन इंस्टा रील्स, फेसबुक मीम्स और व्हाट्सएप चैट्स में बीतता है, अचानक सब बंद। गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा इतना आया कि अगले ही 4 दिनों में यानी 8 और 9 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। ये सिर्फ सोशल मीडिया वापस लाओ का नारा नहीं था, ये एक फट पड़ा ज्वालामुखी था। संसद पर हमला हुआ, आग लग गई, ओली का घर धधक उठा और बस 48 घंटों में सिस्टम ध्वस्त। अब यहां तक कहानी सीधी लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ी पीछे देखें तो ये अचानक हुआ बदलाव बिल्कुल भी अचानक नहीं लगता। चलिए 2021 से शुरू करते हैं। म्यांमार, वहां सेना ने तख्ता पलट किया, सरकार गिरा दी। वजह म्यांमार का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ नजदीकी होना। अमेरिका ने उस वक्त डेमोक्रेसी के नाम पर कड़ा विरोध किया। 2022 में श्रीलंका, याद है ना वो तस्वीरें जब लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, तैराकी कर रहे थे, बिस्तर पर लेटकर फोटो खींच रहे थे, राजपक्षे भाग गए। वजह आर्थिक संकट तो था ही, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी बात थी, हम्बनटोटा पोर्ट, जो उन्होंने चीन को लीज पर दिया था। अमेरिका और आईएमएफ दोनों वहां एक्टिव हो गए। 2024 में बांग्लादेश, छात्रों ने कोटा रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। शुरुआत में वो शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस फायरिंग हुई, 200 से ज्यादा मौतें हुई, गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। और ध्यान रखिए, हसीना भी अमेरिका को आंख दिखा रही थी। अब आइए 2025 नेपाल पर। ओली प्रो चाइना थे, अमेरिका के एप्स बैन किए, चीन का ऐप बचा रहा और फिर वही हुआ, लोग सड़क पर, संसद जली, सत्ता बदल गई। तो सवाल यह है कि क्या ये पैटर्न है या महज संयोग? हर बार वही कहानी क्यों? यहां पर आता है वो शब्द जिसे हम कहते हैं डीप स्टेट। सुनने में किसी जासूसी फिल्म का डायलॉग लगता है, लेकिन असल में ये वो ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से खेल खेलती है। सीआईए जैसी खुफिया एजेंसियां, बड़े कॉर्पोरेट, एनजीओ, मीडिया हाउस, ये सब मिलकर ऐसे हालात बनाते हैं कि देश में अस्थिरता आए, सरकार बदले और देश उनके हिसाब से चले। ये थ्योरी अमेरिका में ट्रंप के समय खूब पॉपुलर हुई थी, लेकिन दुनिया भर में इसे कलर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यूक्रेन का 2014 ऑरेंज रिवॉल्यूशन, जॉर्जिया का 2003 रोज रिवॉल्यूशन, हांगकांग का 2019 प्रोटेस्ट। हर जगह पैटर्न वही, युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ो, उन्हें डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पर सड़क पे लाओ और फिर धीरे धीरे सत्ता बदलवाओ। अब नेताओं ने अब नेपाल की कहानी पर लौटते हैं। वहां भी जेंजी और छात्र थे, लीडर कौन था? कोई नहीं, सब डिसेंट्रलाइज। लेकिन फिर भी इतना सिंक्रोनाइज मूवमेंट, संसद जलाना, संसद पर हमला, नेताओं को पीटना, ये सब अपने आप कैसे हो सकता है? याद रखिए, बांग्लादेश में भी यही हुआ था, कोई बड़ा नेता नहीं था, सब कुछ स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर हुआ, लेकिन पीछे से सब ऑर्गेनाइज था। नेपाल में भी हामी नेपाल नाम का एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप सामने आया, उसने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टियों से दूर है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन, और वो भी बिना किसी टॉप लीडर के। और यहां सबसे दिलचस्प बात, यूएस के सारे एप्स बंद थे, टिकटॉक बचा था। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ चाइना के सपोर्ट का मामला था या फिर अमेरिका ने खुद इस बैन का फायदा उठाकर आंदोलन को और तेज किया? अब पाकिस्तान को भी मत भूलिए,
इमरान खान ने जब तक यूएस की लाइन नहीं पकड़ी तब तक उनकी सरकार पर खतरा रहा। आखिरकार 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटाया गया। उन्होंने खुद कहा कि अमेरिका की साजिश है और आज वो जेल में है। और पाकिस्तान में भी वही पैटर्न, जनता का नेता खत्म। अब सवाल है भारत का क्या होगा? क्या भारत भी टारगेट हो सकता है? तो देखिए, भारत की संस्थाएं मजबूत है, डेमोक्रेसी, आर्मी, पार्लियामेंट सब स्ट्रांग है। लेकिन क्या भारत को इन ऑर्गेनिक दिखने वाले मूवमेंट से सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े देश हमेशा छोटे देशों की सरकार बनवाते बिगड़ते रहे हैं। और जब यूएस चाइना का टकराव बढ़ रहा है तो किसी भी देश को स्थिर करना उनके लिए स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। अब नेपाल की जनता के लिए भी सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, आपने जीत दर्ज की, आपकी मांग पूरी हो गई, लेकिन अब क्या आप अपने ही देश को आग में झोंकते रहेंगे? संसद आपकी है, टैक्स पेयर्स का पैसा आपका है, जो जल रहा है वो आपका ही घर है। आंदोलन से सरकार बदलना आसान है, लेकिन एक नया स्थिर नेपाल बनाना मुश्किल है। देश कई साल पीछे चला गया होगा। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेपाल में जो हुआ, क्या वो सिर्फ बच्चों का गुस्सा था या फिर डीप स्टेट का खेल? क्या ये महज बांग्लादेश 2.0 है या अमेरिका चाइना की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है? आपकी राय नीचे कमेंट में बताइए कि आपको नेपाल की कहानी कैसी लगती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही बड़े सवालों और गहरी कहानियों पर चर्चा करेंगे। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।